नमस्कार दोस्तों। इस समय इजराइल पैलेस्तीन के बीच में जो भी हो रहा है उसको लेकर आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को डाउट होगा इस समय कि इसका इतिहास क्या है। मतलब कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस समय, इसको आप अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक आपको इसका कुछ बैकग्राउंड ना पता हो। एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक जितनी भी चीजें हैं आसान भाषा में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर है कि अभी रीसेंट वीक्स में जो भी कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो रीसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा वॉर जैसा माहौल था। यहां पर स्पेशली आपको पता होगा कि जेरूसलम के अंदर ये जो कंपाउंड है और इसके आसपास के रीजन्स में यहां पर इजरायली फोर्सेस आ गई थी, इवैक्यूएट किया जा रहा था पैलेस्टीनियंस को, जिसकी वजह से यहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं वो काफी नाराज हो गए। और उसके बाद आपको पता है कि जो गाजा स्ट्रिप है वहां से पैलेस्टीनियंस ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इजराइल के ऊपर, और इसी को लेकर ये पूरा मुद्दा जो है बढ़ गया। और ये जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरह से जो 2014 में 7 वीक वॉर हुआ था, ये काफी ज्यादा खतरनाक था। करीब 2000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौतें हुई थी। जो गाजा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरह से तबाह कर दिया गया था, और इसी की वजह से ये पूरा न्यूज में चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, अगर हमें इसका इतिहास समझना है तो एकदम एंशिएंट टाइम्स में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? करीब 3000 साल पहले। 3000 साल पहले अगर आप देखोगे, जो इजराइलाइट किंगडम के राजा थे किंग सोलोमन, उनके द्वारा एक टेंपल बनाया गया था 1957 बीसी में। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना, मैंने अभी आपको दिखाया, जिसको टेंपल माउंट कहा जाता है ज्यूज के द्वारा, और मुस्लिम्स के द्वारा इसको कहा जाता है हराम अल शरीफ। और इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी है उसका भी काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्रतीक भी है। तो तीनों रिलीजन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मुस्लिम्स और जूइस के बीच में। तो यहां पर क्या होता है कि इसी कंपाउंड के अंदर पहला टेंपल बनाया जाता है किंग सोलोमन के द्वारा, जो कि ज्यूज के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक तरह का मॉन्यूमेंट के तरह से चल रहा था। लेकिन आगे चलकर आप देखोगे तो 400 साल के बाद 587 बीसी में जो बेबीलोनिया किंगडम के शासक थे नेबूचदरेज़र II, उनके द्वारा इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और इसी की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको उस समय से देखने को मिलेगा। जो ज्यूज और अरब पॉपुलेशन है दोनों इस लैंड के ऊपर अपना क्लेम करते हैं, जेरूसलम और आसपास के रीजन्स को, जिसकी वजह से ये जो पूरा मसला है वो 20th सेंचुरी में जाकर बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब कि वैसे तो चलते रहते हैं घटने, लेकिन उसके बारे में हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन 20th सेंचुरी से क्या होता है कि यहां पर जो पिछला 100 साल का इतिहास है वो अगर आप समझ लोगे तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जो ओटोमन एम्पायर था वो काफी बड़ा था। ओटोमन एम्पायर जब मैं कहता हूं तो आज का प्रेजेंट डे जो टर्की है उसी को एक तरह से कहा जाता है। तो पहले तो क्या था, ओटोमन एम्पायर आप देख सकते हो, जो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका है पूरा, ये पूरा रीजन है, इधर आपको पूरा देखने को मिलेगा। बहुत विस्तार, बहुत बड़ा इसका पूरा एम्पायर आपको देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हो इनकी जो टेरिटरी है 1800 के आसपास ये लूज कर गए वो लोग। फिर 1878 1913 आते आते ये पूरा लूज कर गए। और वर्ल्ड वॉर 1 के पहले अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर का आपको देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ये आपका ओटोमन एम्पायर बचा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में भी यहां पर हार जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो इजराइल वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर, ये मैं मार्क कर रहा हूं, इजराइल वाला ये जो पार्ट है ये ब्रिटेन के हाथों में आ जाता है। तो बेसिकली यहां पर जो शुरुआत है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगेन मैं आपको रिपीट करता हूं कि ये जो पूरा एरिया हो गया ये ब्रिटेन के हाथों में आ गया। और इस एरिया के अंदर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें वर्ल्ड वॉर 1 के समय, तो यहां पर जूइश पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी में थी। जी हां, वो माइनॉरिटी में थी, और जो अरब पॉपुलेशन है वो आपकी मेजॉरिटी में थी यहां पर। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम या फिर जर्मनी में जब शासन था हिटलर का, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रताड़ना की जा रही थी जूइश पॉपुलेशन के ऊपर। उनको गैस चैम्बर्स के अंदर मारा जा रहा था, और जिसको आप वर्ल्ड वॉर 2 के समय होलोकॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से आप जानते होंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 1920 से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जब यूरोप के अंदर काफी ज्यादा हिंसा की गई जूइश पॉपुलेशन के अंदर, वो
वो इस पर्टिकुलर एरिया में आना स्टार्ट कर दिए। क्यों आना स्टार्ट कर दिए? अब मैंने आपको बैकग्राउंड पहले ही बता दिया कि यहां पर वो अपना लैंड मानते हैं इसको, ये वाला जो इजराइल वाला पूरा एरिया और पैलेस्टीन का एरिया आज आप देखते हो, तो इसको अपना लैंड मानते हैं। इसकी वजह से वो यहां पर आना स्टार्ट कर दिए। तो यहां पर जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटेन की काफी ज्यादा आ गई, क्योंकि ब्रिटेन के पास ये पूरा लैंड आ गया था। तो ब्रिटेन के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बोल दिया कि ब्रिटेन की जिम्मेदारी है कि ये जो लैंड है उसको सही तरीके से, पीसफुल तरीके से जूइश पॉपुलेशन और जो अरब पॉपुलेशन है उसके बीच में यहां पर बांट दे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन जहां पर भी गया, आप देख लो यहां पर भारत में उसने क्या हल किया है, तो वो लोग कभी भी चीजों को सुलझा नहीं पाए हैं। और सेम वहां पर ये देखने को मिलता है। और जैसे जैसे जो जूइश पॉपुलेशन आती जा रही थी उस रीजन के अंदर, यूरोप से माइग्रेट करके इधर आ रही थी, इसकी वजह से वायलेंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा था अरब और जूइश के बीच में। और ब्रिटिश के ऊपर काफी प्रेशर था कि किसी प्रकार से इसको शांत कराया जाए, लेकिन वो विफल हो गई, वो इसको सॉल्व नहीं करा पा रही थी। फाइनली जाकर यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के समय तो बहुत सारा पॉपुलेशन इस रीजन के अंदर आया था। तो फाइनली यहां पर 1947 में जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उनके द्वारा सहमति से एक प्लान लाया जाता है ताकि इस रीजन को जूइश और अरब स्टेट्स में बांटा जा सके। अब यहां पर आप लेफ्ट साइड में ये वाला डायग्राम देखिए, एक बार को इसको छोड़ दो, आप ये वाला डायग्राम देखो। 1947 का ये जो प्लान है, यहां पर आप देखेंगे तो जो पैलेस्टीन वाला एरिया है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ये अरब वाला जिसको हम वेस्ट बैंक आज के डेट में देखते हैं, और ये गाजा स्ट्रिप भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये वाला एरिया और ये वाला, ये अरब पॉपुलेशन को देने की कोशिश की गई यूएन प्लान के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो बाकी का आप देख रहे हो, ये आपका इजराइल का होगा, ऐसा इसके अंदर बताया गया। और जहां तक जेरूसलम है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था ना, वो जो जगह है जेरूसलम में, ओल्ड सिटी स्पेशली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो इसको एक तरह से इंटरनेशनल सिटी के तौर पर देखा जाएगा। ये यूएन के द्वारा प्लान लाया गया था। तो यहां पर कुछ हद तक बताया जाता है कि जो जूइश पॉपुलेशन है वो सहमत हो गई थी। जूइश को कोई दिक्कत नहीं था, उनको अपना लैंड चाहिए था, तो वो ठीक थे कि चलो भाई हमको कुछ लैंड तो मिल गया, यहां पर कुछ नहीं से तो कुछ सही, यहां पर अच्छा होगा। लेकिन जो अरब पॉपुलेशन है उनके अंदर रिजेंटमेंट आ गया। अरब ने कहा कि हम इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसके बाद से आपको वॉर देखने को मिलता है। जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो फेल हो गए और वो वहां से चले गए। बेसिकली उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, ये इजराइल है यूएन प्लान के अकॉर्डिंग, और वो वहां से चले गए। और उसके बाद से जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो अरब देश हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो जूइश पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो जून 1948 में यहां पर इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। लेकिन इसके रिटेलिएशन में यहां पर जब चारों तरफ से, आप देख सकते हो लेबनान की तरफ से, यहां पर सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, हर तरफ से एक तरफ का अटैक किया जा रहा था, तब यहां पर अगले महीने ही इजरायली आर्मी ने सभी को यहां पर हटा दिया। मतलब इजराइल ने काफी अच्छे तरीके से सबको यहां पर हटा दिया और एक तरह से जीत हासिल कर ली इस पूरे वॉर के अंदर, जिसमें आप कह सकते हो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस की भी मौतें की गई थी। और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो यहां से भागना स्टार्ट कर दिए, रेफ्यूजी के तौर पर हो गए इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और ये जो समय है, ये जब इजराइलीज के द्वारा हटाया जा रहा था पैलेस्टीनियंस को यहां पर रिटेलिएशन में, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है इसको कहा जाता है अल नकबा, ठीक है, कैटेस्ट्रोफ। और यही होता है बेसिकली आपका 1948 का फर्स्ट इजरायली अरब वॉर, इसी को कहते हैं, ये जो पूरी घटना हुई थी। तो बेसिकली अगर आप यहां पर देखो जो भी कुछ हुआ, इसकी वजह से इजराइल के को जितनी टेरिटरी मिलनी थी उससे कहीं ज्यादा टेरिटरी जो है, जमीन जो है, वो इजराइल के कब्जे में आ गई, इजराइल के हाथ में आ गई। और 7 लाख से ज्यादा जो पैलेस्टीनियंस हैं वो रेफ्यूजी के तौर पर वहां पर रह गए थे। अब यहां पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो भी कुछ हुआ था आपका 1948 में, इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा, यहां पर राइट वाले में आप देख सकते हो 1949 से लेकर 1967 के बीच में ये जो रहा, ये जॉर्डेनियन, जो जॉर्डन था इसके जस्ट बगल में ये जॉर्डन कंट्री है, ये नीचे आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा जॉर्डन वाला एरिया है राइट साइड में। तो जॉर्डन के पास आ गया, ये जॉर्डन के कंट्रोल में ये वाला आ गया। और जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो, ये इजिप्ट के पास आ गया था, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं ये सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट के पास आ गया था। जो गाजा है वो इजिप्ट के पास आ गया और ये वाला जॉर्डन के पास आ गया। और जहां तक जेरूसलम की बात है, क्योंकि जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्या था, यूएन प्लान के अकॉर्डिंग यहां पर जेरूसलम को एक तरह से इंटरनेशनल सिटी बनाना था, लेकिन ऐसा ना होकर, क्योंकि वॉर हो गया था 1948 में, तो जेरूसलम 2 हिस्से में बंट गया। एक था आपका ईस्टर्न जेरूसलम जो कि जॉर्डन के पास हो गया, और एक हो गया आपका वेस्टर्न जेरूसलम जो इजराइल के पास आ गया। तो ओवरऑल यहां पर अगर आप देखोगे, मैं आपको परसेंटेज टर्म में बताऊं, जो ओरिजिनल पार्टीशन हुआ था, जो यूएन प्लान था, उसके अकॉर्डिंगली
55% जो टेरिटरी है वो इजराइल के पास आनी थी, ठीक है, यूएन प्लान के अकॉर्डिंग। ये वाला जो यूएन प्लान है 55% हिस्सा इजराइल के पास आना था और 45% हिस्सा पैलेस्टीनियन अरब्स के पास आना था। लेकिन 1948 वॉर की वजह से 78% हिस्सा जो है वो इजराइल के पास आ गया और बाकी का 22% हिस्सा गाजा और वेस्ट बैंक, गाजा वाला इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक वाला जॉर्डन के पास। तो इसकी वजह से फाइनली जो इजराइल स्टेट है वो आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो जो मेन हमारा क्वेश्चन था कि इजराइल कैसे बना, तो इस तरह का पूरा इतिहास रहा है। फाइनली जाकर 1948 में इजराइल बन जाता है, जो पहला इजराइल जोइश अरब वॉर हमें देखने को मिला। तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे भी हम जल्दी से जान लेते हैं। मतलब इजराइल बनने के बाद क्या यहां पर पीस रहा, नहीं रहा, इसलिए मैंने हेडिंग में यही लिखा है ब्लडी हिस्ट्री। मतलब हमेशा वॉर ही देखने को आपको मिलेगी और सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट वॉर 1948 के बाद से आपको 1967 में देखने को मिलेगा, जिसको 6 डे वॉर कहा जाता है। इसकी वजह से फर्दर क्या हुआ, इजराइल के पास और ज्यादा लैंड आ गया। आप देखो यहां पर इस मैप में आप देख सकते हो, ये 1967 से लेकर अभी तक का जो हिस्सा है वैसे देखने को मिलेगा। मतलब कहां पर कितने सारे हिस्से मिल रहे थे यहां पर पैलेस्टीनियंस को, लेकिन करते करते यहां पर वॉर की वजह से जो वेस्ट बैंक है वो सिकुड़ कर रह गया है, जो गाजा स्ट्रिप है वो भी आपका एकदम छोटा सा हो गया है। और इस पर्टिकुलर वॉर में एक जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई थी वो ये था, यहां पर आप देखोगे जो जेरूसलम है वो पूरा जेरूसलम इजराइल के पास आ गया। मतलब जेरूसलम जो ईस्टर्न वाला हिस्सा था जॉर्डन के पास वो भी इजराइल ले लिया, वेस्ट बैंक को भी एक तरह से कब्जा कर लिया, गाजा भी आ गया। इनफैक्ट वही नहीं, नीचे का इजिप्ट आप देखो, ये जो सिनाई पेनिनसुला कहते हैं हम यहां पर, ये सिनाई पेनिनसुला भी इजराइल के कब्जे में आ गया। ऑल्दो यहां पर आगे चलकर जो ये वाला हिस्सा है वो भी इजराइल ने दे दिया। और काफी सारा जो चीज है, जैसे कि जो जेरूसलम में जो मैंने आपको टेंपल माउंट दिखाया था कंपाउंड, उसका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम्स के हाथों में दे दिया था, वो जॉर्डन के हाथों में दे दिया था, एक तरह से आप कह सकते हो। मतलब 1967 का जो वॉर है वो अगेन एक बहुत ही डिसाइसिव वॉर था। तो 1967 और 1948 की वजह से जो भी वॉर हुए थे, आज का जो हमें मैप दिखता है वो उन्हीं दो वॉर की वजह से यहां पर देखने को मिलता है। तो यह है आपका इजराइल का इतिहास कि इजराइल आज के डेट में हमें क्यों इस तरह का दिखता है। जहां तक पैलेस्टीनियन की बात है तो पैलेस्तीन, ध्यान रखिएगा, अभी इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, कोई देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब ज्यादातर करते हैं लेकिन यूएन के अंदर इसमें रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। जैसे भारत, अफ्रीका के ज्यादा देश, साउथ अमेरिका हो गया, रशिया, यहां पर ज्यादातर देश इसको बोलते तो हैं कि चलो ये 2 स्टेट की थियरी होनी चाहिए, मतलब कि पैलेस्तीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। इजराइल कभी नहीं चाहता कि वहां पर पैलेस्तीन हो, अब इजराइल अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ज्यादातर आप यूरोपियन देश देखेंगे, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका पूरा, ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। मतलब यूएन के अंदर इसको अभी भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था इजराइल पैलेस्टीन के हिस्ट्री को लेकर, आपको लगभग सभी कुछ एकदम शॉर्ट में जानने को अब मिल गया होगा। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर सपोज मैं कहता हूं कि इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आपने देखा बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन सा कारण नहीं है ये आपको बताना है, विच इज नॉट द कॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।